नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। और हर सप्ताह की तरह इस हफ्ते भी हम एक नई शख्सियत के साथ में मौजूद हैं, प्रश्नों का सिलसिला लेकर प्रश्नकाल में। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। नमस्कार। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप मंत्री बने हैं, संस्कृति और पर्यटन विभाग मिला है, लेकिन आप जब चर्चाओं में रहती हैं तो कभी अस्त्र शस्त्र को लेकर है, कभी उग्र हिंदुत्व को लेकर आपके बयान होते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? हालांकि आपकी जो शुरुआत से ही जो आपकी कार्यशैली रही है, आप दुर्गा वाहिनी से आती हैं, आपने आक्रामक होकर क्रांतिकारियों की तरह काम किया है इंदौर में। मंत्रालय से ज़्यादा आपका फोकस क्या अभी भी हिंदुत्व की तरफ ही है? जी, मैं पूरी तरह से समर्पित होकर मंत्रालय को सेवाएं देने में जुटी हुई हूँ और लगातार उस काम को कर रही हूँ। जब बात करते हैं अपने डिपार्टमेंट की, तो संस्कृति और पर्यटन, हालांकि जब से सरकार आपके हाथ में आई है तब से लॉकडाउन, कोरोना, यही सारी स्थितियां रही हैं, बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला नहीं। लेकिन आपकी प्लानिंग क्या रही है? टूरिज़्म अब खड़ा हो रहा है, संस्कृति को लेकर अब द्वार खुल रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है, किस तरह से ये संस्कृति और पर्यटन मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा? आपने बहुत ठीक कहा कि जब से जिम्मेदारी मिली है तब से लगातार कोरोना की चुनौतियों ने बहुत स्थिति में सोचती हूँ सबसे अधिक प्रभावित यदि किसी को किया तो पर्यटन विभाग को किया। संस्कृति भी अक्षुण्य नहीं रह सकी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कलाकार, उनका भी जीवन यापन में बहुत दिक्कतें पैदा हुई, तो उनका जीवन यापन सहजता से चल सके इसलिए उनको कुछ छोटे छोटे अनुदान भी मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने दिए और उनको कार्यक्रम के अवसर भी प्रदान किए कि भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते थे तो उनके वर्चुअल प्रोग्राम्स कराए। और आप देख रहे होंगे कि जैसे गमक के माध्यम से हर क्षेत्र के कलाकारों को उसमें एक मौका मिला ताकि लोगों का भी मनोरंजन हो, जो अपनी जनता जनार्दन है वो भी अवसाद से बाहर निकल कर आ सके और कलाकारों की आजीविका भी ठीक प्रकार से चल सके। विभाग ने ये चिंता सतत की है। पर्यटन की बात कहूँ तो पर्यटन तो बेहद प्रभावित हुआ। अब स्थितियाँ काफ़ी ठीक हैं। हमने हमारे कर्मचारी साथियों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी दी है कि कैसे वो खुद कोविड से बचे रहेंगे और कैसे अपने अतिथियों को भी वो बचाए रखेंगे। तो अब जब ये सारी परिस्थितियां खुल रही हैं और मध्य प्रदेश को, क्या आप ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश में टूरिस्ट आने के लिए सुरक्षित भी है और यहाँ पर शांति के साथ में जो संकट वाला दौर है उसके बाद में यहाँ शांति हासिल कर सकता है? जी, मध्य प्रदेश तो शांति का टापू है, पूरा देश ऐसा कहता है। और अद्भुत है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, माँ नर्मदा का असीम आशीर्वाद। दो ज्योतिर्लिंग हमारे को सदैव आशीर्वाद देते रहते हैं, महाकालेश्वर भगवान जी और ओंकारेश्वर जी, दतिया जैसा शक्तिपीठ, वन राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो हमारे हैं। निश्चित रूप से ये सब अद्भुत जो स्थितियाँ हैं ये आमंत्रित करती हैं पर्यटकों को, और मैं भी उन्हें आमंत्रण देना चाहती हूँ कि आइए, मध्य प्रदेश हर दृष्टि से सुरक्षित है, आप निश्चिंत होकर मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। कई बड़े नवाचार हो रहे हैं, महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, राम सेतु का काम हो रहा है, तो ये संस्कृति के आप धर्म की तरफ चल पड़ी है मैडम? संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि संस्कृति भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की होती है। तो दोनों प्रकार की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन इस संस्कृति विभाग का दायित्व है। तो उसमें तो पुरातात्विक इमारतें, उसमें मंदिर, उसमें ये सब आने ही हैं, उनका जीर्णोद्धार, उनका सौंदर्यीकरण, ये सब अनिवार्य कर्तव्य है संस्कृति विभाग का। मैडम, मेरा सवाल आपको इसलिए भी था क्योंकि जब विजय लक्ष्मी साधो इस विभाग की मंत्री बनी थी तो उन्होंने ये कहा था कि संस्कृति को पूरी तरह धार्मिक बना दिया है। भाजपा की 15 साल की सरकार में संस्कृति का मूल तत्व खत्म हो गया है। सब कुछ, चाहे वो भारत भवन हो, चाहे यहाँ पर कलात्मक साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत कम हो गई और जो हुई हैं वो हिंदुत्व से प्रेरित हुई हैं। तो क्या
उनके इन आरोपों पर आप क्या कहती हैं? मैं उनके इन बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संस्कृति तो हमारी अपनी अद्भुत पहचान है, उसको कोई ऐसे एक क्षण में परिवर्तित नहीं कर सकता। वो लाखों लाख साल की परंपराओं से निरंतर चली आ रही है और वो अक्षुण्य थी, है और रहेगी। बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व को जब सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषित कर दिया कि हिंदू कोई जाति मत पंथ नहीं, ये तो संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति है, जिसको भी सुख शांति से जीते हुए अपने मानव जीवन को सार्थकता देनी है, वो हिंदुत्व को अपनाए। तो ये हिंदुत्व जारी रहेगा अभी? ये सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति है संसार की जी। पूरा विश्व इसको अंगीकार कर रहा है। हाँ मैडम, भारत भवन कभी ऐसा हुआ करता था जिसकी दुनिया भर में चर्चा थी, देश का अव्वल कला केंद्र माना जाता था भारत भवन को। उस तरह की गतिविधियां अभी देखने को नहीं मिली है। इसके अचानक से थमने की कोई वजह? मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भारत भवन में कई तरह के सवाल भी खड़े होते रहे हैं। अभी एक नया ऑर्डर ऐसा आया है कि जिसमें कोई भी कलाकर्मी कलाधर्मी अंतरंग बहिरंग का इस्तेमाल नहीं करेगा, वक्त बाहरी है तो जो आयोजन होंगे भारत भवन खुद करेगा। तो ये कलात्मक गतिविधियों को रोकने का एक वजह नहीं लगती आपको? देखिए, जो कुछ भी हुआ पिछला, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जब से आई हूँ, हमारे सारे ही संस्थान अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ मध्य प्रदेश की पूरी सेवा करेंगे। हमारी सारी अकादमी जितनी हैं, हमारा भारत भवन, हमारी संस्कृति परिषद, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो मैं क्या ये समझूं कि अब ये अंतरंग या बहिरंग है भारत भवन का, ये अब आम कलाकारों के लिए भी खुलेगा, ये लोग भी आयोजन कर पाएंगे? निश्चित रूप से। ये बड़ा भरोसा दिला रही हैं और ये बड़ी उम्मीद जाग जाती है इनसे कलाकारों के उसमें। निश्चित रूप से। देखिए, कलाकार कोई बड़ा छोटा अंतरंग और बहिरंग नहीं होता, उसकी कला को मौका मिलना चाहिए। आपने बात की है कि शांति का टापू है मध्य प्रदेश। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, चाहे वो उज्जैन में नारेबाजी की घटना हो या फिर मारपीट की घटना हो, टोपी को लेकर आधार कार्ड पूछने की घटना हो जो देवास में हुई, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। वीडी शर्मा साहब तो ये तक कह देते हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर साजिश हो रही है। तो आपको लग रहा है कि क्या कोई साजिश रच रहा है कि मध्य प्रदेश के शांति के टापू को यहाँ पर अशांति फैलाई जाए? कुछ असामाजिक तत्व और वर्ग विशेष के लोग कुछ उद्दंडतापूर्वक कार्यवाही करके मध्य प्रदेश को बदनाम नहीं कर सकते, और वो निजी स्वार्थों के लिए ऐसा करते हैं। पर हमारा प्रशासन बहुत मुस्तैद है, कठोरतम दंडात्मक कार्यवाहियाँ हुई हैं। अब कोई व्यक्ति यदि गलत आईडी लेकर घूमेगा और वो पकड़ा जाएगा, तो ठीक है कि जनता ने उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए, उसे थाने के हवाले करना चाहिए। तो जिन्हें गलती की उन पे भी कार्रवाई हुई और कठोरतम दंड उस व्यक्ति को भी मिलेगा जो इस प्रकार की राष्ट्रद्रोही हरकतें करता गली मोहल्ले में घूमेगा या लोगों को बरगलाने की कोशिश करेगा। तो ये घटनाएं जो हैं, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश नज़र आती है, जिस तरह से वीडी शर्मा साहब आशंका जता रहे हैं? निश्चित रूप से ऐसा लगता है। यानी कांग्रेस है इसके पीछे, जो कांग्रेस उकसा रही है? क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद से 65 वर्ष यदि आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखेंगे तो सिवाय तुष्टीकरण के वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। देश की सामाजिक समरसता को कैसे भंग करें, देश की संस्कृति, देश के संस्कार, देशभक्ति का संस्कार आने वाली पीढ़ी में न आए, ये तक साजिश कांग्रेस ने की है। और आप सीबीएसई का कोर्स उठा के देखिए, आप अन्य किताबों को देखिए, महापुरुषों को जिन शब्दों से कांग्रेस के ज़माने में नवाजा गया है, मैं सोचती हूँ इससे शर्मनाक और कोई बात हो ही नहीं सकती। यानी साजिश चल रही है? निश्चित रूप से। आप इस डिपार्टमेंट की मंत्री भी हैं, आप जिन क्रांतिकारियों का उल्लेख कर रही हैं, वो क्या आप इन क्रांतिकारियों को अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए मध्य प्रदेश की जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने की भी कोशिश में लगी हैं? देखिए, हमारी सरकारों ने हमेशा
किया, हमने क्रांतिकारियों की मूर्तियाँ स्थापित की, देश में पहला शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश का हमारे माननीय जननायक भाई शिवराज जी के नेतृत्व में बना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी भी बड़ी दिली इच्छा है, हमारे विभाग को भी निर्देश है कि जो वीर भारत भवन का निर्माण करेंगे उसमें सब क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र, उनके गीत और ऐसे प्रेरक ढंग से उनकी प्रस्तुति कराएंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ उनको देखकर प्रेरित हों और वो भी अपने जीवन में ये तय करें कि धर्म संस्कृति राष्ट्र के रक्षार्थ हम भी अपने जीवन काल में ऐसा क्या करेंगे। इंदौर को लेकर आपकी कुछ खास प्लानिंग, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ सवाल क्योंकि ये पर्यटन और संस्कृति विभाग पहली बार इंदौर के पास में गया है, मंत्री बने हैं आप, और इंदौर तो ऐसा शहर है, ऐसी जगह है जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है, उसके बाद ताई आई हैं, उसके बाद फिर अब आप आई हैं और सब प्रखर महिलाएं कही जाती हैं। तो इंदौर को लेकर आपसे उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है, लोगों को भी बहुत उम्मीद है कि अगर आप हैं तो इंदौर के लिए इस डिपार्टमेंट के ज़रिए बहुत कुछ करने वाली हैं। क्या प्लानिंग सोच के रखी मैडम? जी, इंदौर में जो कुछ हमारे पास अमूल्य धरोहर थी उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से संरक्षित करते आए। राजबाड़ा माँ अहिल्या का जो था वो बहुत ही सुंदर तरीके से सुरक्षित और संरक्षित करने में आर्कियोलॉजी हमारा पुरातत्व विभाग जुटा हुआ है। वहीं हमने गोपाल मंदिर और हमारा एक देवी माता का मंदिर है उसको उसके मूल स्वरूप में ताई जी ने, हम सब ने बड़ी चिंता के साथ मिलकर उसको मूल स्वरूप में वहाँ पे स्थापित किया है। तो पुरातात्विक जो धरोहरें हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो जैसी हैं वैसी सुरक्षित की जानी चाहिए। आध्यात्मिक पर्यटन, क्योंकि अनादिकाल से हिंदुस्तान में कभी पर्यटन हमेशा हमने तीर्थाटन कहा है। जी जी, हमारे यहाँ चारों धाम की यात्रा, हमारे यहाँ यात्राएं आध्यात्मिक भाव को लेकर ही हैं। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है निश्चित रूप से कोविड-19 से जूझते लोगों को यदि सुकून देगा, शांति देगा, उनकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा तो उसमें उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और हम एक आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में जाना पाव को विकसित कर रहे हैं। हमारे पास शहीद टंटिया मामा हैं जी, वो हमारे जनजाति के महान नायक हैं जी। कांग्रेस के ज़माने में 65 साल तक उन्हें लुटेरा, डकैत, चोर, बेईमान ही सिद्ध किया जी। भारतीय जनता पार्टी, खुद मैं, मेरे परिवार के लोगों ने तथ्य इकट्ठे के लंदन तक जाकर जी और उस महान वीर के संदर्भ के सारे प्रमाण इकट्ठा करके उनको शहीद का दर्जा दिलाया। तो उनका भी एक संग्रहालय हम वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा कालाकुंड में जी। एक हेरिटेज ट्रेन चली है, आपके संज्ञान में होगा, जो पाताल पानी से कालाकुंड की यात्रा करती है। ये पाताल पानी वही जगह है जहाँ बरसों बरस से ऐसी लोकोक्ति है कि जननायक टंटिया मामा के सम्मान में, यानी उनको सलामी दिए बिना ट्रेन आगे बढ़ नहीं सकती। हाँ। तो वहीं से ये ट्रेन होते हुए कालाकुंड जाएगी। तो कालाकुंड में यात्री काफ़ी समय रुकेंगे, वो सारे जनजातीय जीवन से परिचित हो सकें, इसलिए इस संग्रहालय को वहाँ पर बनाया जा रहा है। आध्यात्मिक पर्यटन, आपने एक नई बात कही है, ये इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, कहाँ कहाँ इस पर फोकस किया जा रहा है? देखिए, आध्यात्मिक पर्यटन तो जो हमारा मूल है ही, जैसे अमरकंटक अभी जी है ना, अभी प्रसाद योजना में उसका बहुत सौंदर्यीकरण और बहुत ही बेहतर तरीके से उसको वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। स्वदेश और प्रसाद, ये दो हमारी योजनाएं केंद्र की ऐसी हैं कि उनके सहयोग से हम हमारे यहाँ काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ों को ला सकते हैं। तो अमरकंटक विकसित हो रहा है, आप देख रहे हैं जी। हमारा ओंकारेश्वर, जी हाँ, भगवान शंकर न्यास जो बना है जी, उसमें उसका अद्भुत स्वरूप, अद्वैत को समझने के लिए सारी दुनिया वहाँ आएगी और प्रेरित होकर जाएगी। इतना सुंदर शंकर न्यास का काम वहाँ पर चल रहा है। महाकाल आप देख रहे हैं, पूरे परिसर से अतिक्रमण हटाए गए हैं और वो अपनी आध्यात्मिक, पौराणिक
पुरातात्विक, ऐतिहासिक सब जितनी है उपलब्धियाँ, उन सबको सुरक्षित करने का प्रण है संस्कृति विभाग का, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो भी किया जा रहा है। आपने चित्रकूट हमारा ये आध्यात्मिक वो है, भगवान राम वन गमन पथ जी, और राम वन गमन पथ के लिए भी काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं, और इस बार उस काम को हम शीघ्र ही शुरू कर पाएंगे। अभी हमने सड़कों के सर्वेक्षण के लिए एक टेंडर जारी किया था जी। उसमें ये तय होगा कि कितनी सड़कें राम वनगमन पथ में बननी है, सड़कों के प्रकार क्या है, कोई वन विभाग की है, पीडब्ल्यूडी की है, एनएच की है, जिसकी भी, उनको अलग अलग विभक्त करके हर उस स्थान तक पहुंच मार्ग हम व्यवस्थित करेंगे जहां प्रभु श्री राम पहुंचे हैं, क्योंकि भगवान वहां लगभग 11.5 साल रहे हैं जी। तो बहुत ही सुंदर संयोजना उसकी भी हो रही है, और मुझे लगता है कि हम शीघ्र उसको प्रारंभ कर पाएंगे। मैडम, आपने योजनाएं आपकी बहुत दीर्घकालिक आपने सोच के रखी हैं। वो राम वन गमन पथ को लेकर सियासत काफ़ी होती रही है, ये हम मान के चलें कि ये सियासत से ज़्यादा धरातल पर उतरने की तरफ अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उतर पाएगा ये? देखिए, ये सियासी मुद्दा भी नहीं है, जन जन की आस्था का जो प्रण था, राम मंदिर की नींव पूर्ण हो चुकी है जी। जब इतना विराट काम हो सकता है जी। तो राम वन गमन पथ जी। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दिली इच्छा है, और जैसे आचार्य शंकर न्यास ट्रस्ट हमने बनाया, जी हाँ। उसमें सब अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में काम करने के निर्देश मिले, और वो बहुत ही शीघ्र बन के तैयार होने वाला है। ऐसे ही हम चित्रकूट न्यास बनाएंगे, और उसमें राम वनगमन पथ के संपूर्णता की समय सीमा तय करके उसको शीघ्र पूरा करेंगे। मैडम, बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, नए लोग सामने आ रहे हैं। आपको भी काफ़ी लंबा वक्त काम करने के बाद अब काम करने का, सरकार में काम करने का मौका मिला है। दुर्गा वाहिनी से आपने काम शुरू किया था, इंदौर में लगातार सक्रिय रहे, भाजपा में आए, इंदौर 1, 3, महू तक आपने किया। आपको अपराजय योद्धा कहा जाने लगा कि जहाँ जाते हैं, और कठिन सीट भी होती है, महू जैसी सीट जो बहुत कठिन थी, जिसमें तो आपने भी कहा था कि शायद पता नहीं जीत पाऊँ या नहीं जीत पाऊँ, कहीं किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई मैं। तो ऐसे दौर में जब पीढ़ी परिवर्तन चल रहा है, नए लोगों को आने की बारी की बात कह रही है, तो आपको नहीं लगता है कि पुराने लोग जो तजुर्बेकार हैं, जो काफ़ी अनुभवी हो चुके हैं, उनके अनुभव का इस्तेमाल नए लोगों की अपेक्षा उनका उपयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं मूल कार्यकर्ता राष्ट्र सेविका समिति की हूँ जी, और अपराजय योद्धा कोई व्यक्ति नहीं होता जी। लोकतंत्र में अपराजय तो हमारा चुनाव चिन्ह है, कमल का निशान जिसको मिल गया जी, तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि जनमानस ये मान लेता है कि वो पंचनिष्ठाओं के सेवा में निरंतर लगा रहेगा। भरोसा करती है जनता जनार्दन, और उस प्रतिनिधि को एक सेवा का वो मौका देती है। तो ये आप बाद में आपको पता लगा जब महू में आप इलेक्शन लड़ने गए थे? क्योंकि शुरुआत में आपको भी आशंका थी कि इतनी कठिन सीट पर मैं कैसे? नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं थी, बस यही था कि भाई तुरंत निर्देश मिला 12-15 दिन पहले। जी हाँ। तो एकदम से इतना बड़ा विराट क्षेत्र है, और यदि हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, गांव-गांव संपर्क नहीं हो पाया, तो एक चिंता थी। पर हम लोगों ने रात दिन परिश्रम किया, सुबह 8 से रात 2:30-3 बजे तक संपर्क किया, और मुझे लगता है कि कोई गांव 176 गांव में ऐसा नहीं था जहां चुनाव के समय में नहीं पहुंच पाए। आप बहुत समर्पण के साथ में काम करती हैं, पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इसी समर्पण के साथ में काम किया है, लेकिन अब जो महत्वाकांक्षाएं वो भी उभर कर सामने आने लगी हैं। कई सीनियर लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिल पा रहा, हमारे क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। इशारा उनका साफ ये कहता है कि उनको शायद मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थितियाँ आ रही हैं, पार्टी बड़ी हो रही है, नए लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ये पार्टी में तालमेल गड़बड़ाने जैसी हालात तो नहीं पैदा हो रहे? देखिए, जब परिवार बढ़ता है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, और यदि वहाँ अनुशासन व्यवस्थित है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है। छोटों को सम्मान, बड़ों को सम्मान, छोटों को आत्मीयता और प्रेम जी, ये लिंक है हम सबके आगे बढ़ने की, और संगठन सदैव हमको यही निर्देश देता है। यदि सबका मान सम्मान, सबका मार्गदर्शन,
लेकर ही हम लोग कोई काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस प्रकार का मतभेद या विवाद पैदा होता है। तो ये मान जाएंगे वो लोग जो अपेक्षाएं रख रहे हैं पार्टी से, नेतृत्व से? भारतीय जनता पार्टी में देखिए, हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, वो अपनी बात कह सकता है। पर ये भी हमने बरसों बरस से देखा, इतनी अनुशासित है हमारी पार्टी कि जब पार्टी कोई निर्णय कर देती है तो हर व्यक्ति उस काम में ईमानदारी के साथ लग जाता है। ये बार बार नाराजगियां आ रही हैं मैडम? ये देखिए, मनुष्य जहाँ होंगे, ये सब मानव सुलभ स्वभाव के हिस्से हैं। जी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे इलेक्शन के वक्त में हम जा रहे हैं, प्रदेश जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नो डाउट बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन देश में अगर कांग्रेस विपक्ष में रहते कहीं सशक्त स्थिति में है तो वो मध्य प्रदेश है। तो चुनौती आप कमज़ोर नहीं ले सकते, कांग्रेस को अंडरडॉग जैसे आप नहीं ले सकते हैं। और ऐसे हालात में यदि पार्टी में ही विरोधी स्वर सामने आ रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये बीजेपी के लिए भी चुनौती है? हमारा संगठन सक्षम है हर समस्या के समाधान में। सारी बातों का एक जवाब जी। संगठन सक्षम है, अनुशासन सब ठीक कर देगा। पीढ़ी परिवर्तन चल रहा है आपके अपने पास में, अपनी पार्टी की अलग प्लानिंग है, आपने बहुत दीर्घ सोच के रखा है। लेकिन जिस दौर में हम चल रहे हैं, कोरोना काल के बाद में हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसा यूं कहें मैं साफ साफ कांग्रेस के शब्दों में कि उग्र हिंदुत्व भाजपा में तेज़ी से आगे बढ़ा है। वो चाहे वी डी शर्मा साहब हो, संघ पृष्ठभूमि के, आपकी संघ पृष्ठभूमि है, रामेश्वर शर्मा है, विश्वास सारंग है, मोहन यादव हैं, ये अचानक से तेज़ी के साथ में आ गए हैं। और शायद ये संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या ये सही है? देखिए, आक्रामकता से हिंदुत्व का कोई नाता ही नहीं है। हिंदुत्व एक बहुत ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है, उसका आक्रामकता से कोई नाता नहीं। वो तो बस यही सिखाती है कि कैसे पंच महाभूतों में संतुलन बनाते हुए हम अपना विकास, अपनी व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति, हम अपने प्रदेश और राष्ट्र को कैसे आगे ले जाएं, यही हिंदुत्व है। और अटल जी के वो शब्द तो अद्भुत हैं। तो हिंदुत्व के साथ जब कोई उग्रवाद को या उसको जोड़ता है तो बड़ी हैरानी होती है मुझे। तो मैं उग्रवाद नहीं कह रहा हूँ, मैं आक्रामक कह रहा हूँ। आक्रामक मतलब औरों से ज़्यादा तेजी के साथ, हिंदुत्व के साथ आक्रामकता को जोड़ना ये भी ठीक नहीं है। आगे होकर हम तो कभी आक्रामक रहे ही नहीं जी। हाँ, लेकिन अटल जी की पंक्ति आपको याद दिला दूं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नर संहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी तोड़ी मस्जिद। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और वाकई में हमने आपका जो शुरू से काम करने का तरीका जो देखा है, तो हिंदुत्व, प्रखर हिंदुत्व आपकी पहचान रहा है, लेकिन उग्र हिंदुत्व आपकी पहचान कभी नहीं रहा है। कभी आपको कहा ही नहीं गया, उग्र हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर कभी देखा ही नहीं गया। तो आप बहुत सामंजस्य रखकर काम करते हैं। लेकिन जो हम आपसे बातचीत में कर पाए हैं, आपका हर काम हिंदुत्व की तरफ की राह पर ही ले जाता है। चाहे वो आपका डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे वो आप किसी न किसी तरीके से जोड़ के आप अपने डिपार्टमेंट को, अपने जीवन शैली को लेकर जाते हैं, जो कांग्रेस पसंद नहीं करती है आम तौर पर, इसको यूँ कहें। तो अब कांग्रेस नहीं पसंद करती तो फिर उसे किसी और संस्कृति की तलाश करना चाहिए। जी, वो भी तो यही जन्म में है। कांग्रेस भी ये कहती है सभी वर्गों को साथ में लेकर चलिए, और हिंदू खुद कभी लेकर चली क्या? जितना तुष्टिकरण से वातावरण देश का उन्होंने खराब किया, और मैं तो कहूँ कि जितना नुकसान उनके तुष्टिकरण से हुआ है उतना तो कोई सोच भी नहीं सकता। राहुल गांधी के जनेऊ और कमलनाथ जी के हनुमान पूजा को लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, पूजा किसी का व्यक्तिगत अधिकार है, पर ये ज़रूर कहूँगी कि हम श्रद्धेय सावरकर जी ने कहा था कि जिस दिन लोगों को हिंदुत्व का महत्व समझ में आएगा तो वो कोट पर जनेऊ पहनने लग जाएंगे। और राहुल जी का जनेऊ पहनना मुझे उस श्रेणी का ही लगता है। आप उनसे पूछ लीजिए कि वो 3 जो धागे हैं जी, वो किन गुणों के प्रतीक हैं।
किस कंधे से किस कंधे पर जनेऊ पहना जाता है, क्यों पहनते हैं, जनेऊ को पहनने के बाद क्या क्या दायित्व तो हमारे नित्य प्रति के होते हैं, क्या उन सब का वो पालन करते हैं। तो सिर्फ दिखावे के लिए जनेऊ ना पहने। यदि हिंदुत्व में आपकी आस्था है तो हिंदुत्व की जो जीवन शैली है विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है, आप उसको समझिए, आत्मसात कीजिए और फिर पूरी सच्चाई के साथ उसको स्वीकार कीजिए। उसको राजनीतिक कारणों से उपयोग में मत लाइए। और हनुमान जी का भक्त होना, यानी हनुमान जी तो प्रामाणिकता मांगते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसके मन में रत्ती भर भी छल कपट हो, उसे तो हनुमान जी को प्रणाम करने का भी हक नहीं है। आपने जनेऊ पहनने का बताया, कटार भी रखनी चाहिए। मतलब आपसे बात करें और आपकी कटार का जिक्र ना हो तो बात ही पूरी नहीं होती है। नहीं, अवश्य कटार रखना चाहिए। मैंने एमफिल किया इतिहास में। जी हाँ। और मेरा विषय जो शोध कार्य था वो राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका था। मैंने अपने पिताजी से इच्छा व्यक्त की कि इन क्रांतिकारियों के घर परिवार का कोई तो भी होगा, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अनुमति दी जी। मैं कई क्रांतिकारियों के घर, हम सुभाष जी का घर कटक में देख कर आए, हम आज़ाद जी की जन्मस्थली जो झाबुआ है, फिर उनकी नानी का घर जो है वो भी देख कर आए। कार्यक्रम में भगत सिंह जी के जो बड़े भाई साहब हैं उनसे भेंट हुई थी, और जब उनको हमने अपना शोध पत्र प्रेषित किया तो उन्होंने एक कटार भेंट की थी। तभी से वो कटार में प्रसाद स्वरूप क्रांतिकारियों का लगा के रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपसे बातचीत करने के बाद में हमें ये लगा कि क्रांतिकारी शालीनता के साथ कैसे बात करता है, अपनी बात को ठीक ढंग से कैसे पहुंचा पाता है। आपने उसी तरह से अपनी बात पहुंचाई है। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने उद्देश्यों को हासिल करें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने सबसे बात करने का मुझे मौका दिया। उषा ठाकुर जी अपने उद्देश्यों को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। वो ये जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने बेस बिल्कुल बना के रखा है, आधार बना के रखा है। मजबूती की तरफ, तथ्यों के साथ में, लॉजिक के साथ में अपनी बात को रखकर अपने उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं ऐसा लगता है कि टारगेट क्लियर है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ख़बरों का सिलसिला जारी है।